क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की जो एनसीईआरटी है क्लास 10 हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इसमें जो है हम लोग भारत और समकालीन विश्व के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। इतिहास में क्लास 10 की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग पहले विषय सूची देखते हैं और फिर हम लोग सीधे लेसन की ओर शुरू करेंगे। ये विषय सूची दी गई है। विषय सूची में जो है हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। पहला है आप चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमें ये देखना है। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, नहीं पढ़ाएंगे इसको। दूसरा जो आपका भारत में राष्ट्रवाद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, रोलेट एक्ट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सबको यहाँ डिटेल में हमें देखना है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखना जरूरी है। इसके अलावा इसमें हम लोग भूमंडलीय विश्व का बनना ये देखना है, हमें औद्योगिकरण का युग देखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसका एक चैप्टर है, उसका नाम है मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे एक चैप्टर को। और हमारे चैनल द्वारा सारे चैप्टर को प्रोवाइड कराया जाएगा, आप इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यह क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो है भारत में कैसे पनपा, राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रवाद जैसे हमारे देश में कैसे स्वतंत्रता आंदोलन का एक आधार बन गया, इसी के बारे में चैप्टर में बताया गया। इसको बहुत अच्छे से देखना। इसमें गांधी के विभिन्न आंदोलनों को भी चर्चा में शामिल किया गया है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, रोलेट एक्ट, इन सब के बारे में बताया गया है। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है, लिखा है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक जो है राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वह कौन कौन है जिनकी पहचान और किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। ठीक है, उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने जो है, नए गीतों और विचारों ने जो है नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं का दोबारा परिभाषित किया। तो ये मतलब एक राष्ट्रवाद को बताया गया। मतलब राष्ट्रवाद मतलब ये होता है कि किसी देश का एक अपना चिन्ह होता है, अपने गीत होते हैं, अपने विचार होते हैं, जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है आगे कि पहले की एक और पुस्तक में भी आपने राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम लोग 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह से प्रयास किए हैं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह जो है हिस्सा लिया है और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी है। तो इसमें हम लोग मेनली रूप से 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण जिसे पढ़ेंगे। एक असहयोग आंदोलन है और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसको बारे में हमें डिटेल में यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर में, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से एक एक चीज को आपको पढ़ते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो ये चित्र बना है आप यह देख सकते हैं। जो ये चित्र आपको दिख रहा है ये 6 अप्रैल 1919 का है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। उस समय ये बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, ये उस समय की आम बात थी। ठीक है, तो ये 1919 की घटनाओं का एक यहाँ पर चित्र गांधी के आंदोलन को दिखाया गया है। लिखा है आगे, लिखा है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही खिलाफत आंदोलन हुआ और फिर खिलाफत के साथ गांधी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों की एकता का जो है यहाँ पर बढ़ना काफी महत्वपूर्ण था, और इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो प्रथम विश्व युद्ध ना अगर होता तो खिलाफत आंदोलन हमारे यहाँ नहीं होता। ये हुआ कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा दुनिया जो है, अगर जब यूरोप के जो युद्ध लड़ रहे थे उसमें एक मित्र राष्ट्र थे और एक तो आप ध्रुव राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र की ओर से इंग्लैंड प्रमुख था और ध्रुव राष्ट्र की ओर में जर्मनी था, और ध्रुव राष्ट्र में ही तुर्की शामिल था। जो तुर्की आज हम कहते हैं, तो तुर्की शामिल था और तुर्की के खलीफा ही पूरे इस्लाम जगत के खलीफा थे। इंग्लैंड ने क्या किया, तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया, जिससे भारत के
और पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए और तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो याद रखना, तुर्की के जो जो खलीफा थे उनके समर्थन में हुआ था खिलाफत आंदोलन, ना कि विरोध में, और अंग्रेजों की ये खिलाफ था। याद रखना, ये जो तुर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में चलाया गया था और उसी के साथ गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया है। तो इसको हमें अच्छे से देखना है। तो यहाँ लिखा है 1909 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। इसमें जो है नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए थे? तो 1919 के बाद आंदोलन में अचानक परिवर्तन देखा गया भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि गांधी की एंट्री 1919 के बाद होती है, मतलब 1919 से हो जाती है व्यापक रूप से, इसलिए हमारे आंदोलन की प्रवृत्ति क्या हो गई, बिल्कुल बदल गई गांधी के नेतृत्व में। लिखा है, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिससे हमारे यहाँ रक्षा व्यय में काफी बढ़ोतरी हो गई। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, क्योंकि जब युद्ध चल रहा है तो वस्तुओं का आयात निर्यात होगा नहीं। ऐसी स्थिति में महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और उसका प्रभाव किस पे पड़ा, भारत पे पड़ा, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों के सामने जब युद्ध में सैनिकों की कमी हो गई तो भारत से जो है गांव से लोगों को बलपूर्वक पकड़ के ले जाते थे और उन्हें सेना में भर्ती कर देते थे, जिससे हमारे गांव के लोग क्या हो गए, बिल्कुल नाराज हो गए। आगे लिखा है 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों से फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के जो है मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 1 लाख मतलब 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो 1918-19 से 1920-21 तक जो हमारे देश में अकाल पड़ा था, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में इतने लोग मारे गए। तो ये भी गुस्सा था उस समय किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति था। ठीक है, आगे लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि जो समस्याएं हमारे सामने कीमतों की बढ़ोतरी की हो या जबरन सिपाही भर्ती की हो वो समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। उसका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसी समय एक नए विचार के साथ जब आए तो उन्होंने जो है ये काम किया। तो यहाँ लिखा है एक नया शब्द क्या मिला, जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करते थे, उसे हम जबरन भर्ती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे चीजों को भी हमें यहाँ समझना होगा। लिखा है सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह विचार गांधी के मन में आया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, तो जब 1915 में भारत लौटे तो इसीलिए गांधी के भारत जो आए थे, इसीलिए हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो है दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वह सत्याग्रह कहते थे। ठीक है, तो वहाँ नस्ल भेदी मतलब वहाँ काले गोरों का भेद था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी ने वहाँ सफलतापूर्वक जो है काम किया और उसका नाम क्या दिया गया, सत्याग्रह नाम दिया गया। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब हम सत्य के साथ आपसे आग्रह करेंगे और जो है सत्य की खोज के लिए ही हम काम करेंगे, मतलब हम सत्य के रास्ते को छोड़ नहीं सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपका मनोबल ही इतना बड़ा होगा कि आपको अगर बलवान नहीं है तब भी आप संघर्ष कर सकते हैं। आगे लिखा है प्रतिशोध की भावना
या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कहने मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिरोध की भावना न रखे, आक्रामकता का सहारा न ले और केवल सत्याग्रह के मार्ग पे चलता है, अहिंसा के बल पे चलता है, तो वो भी एक दिन संघर्ष में सफल हो सकता है, ये बताया गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से यही फायदा होता है कि हमें छोटे छोटे शब्दों को समझने में आसानी होती है। आगे लिखा है, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जो है झंझोड़ना चाहिए। मतलब उसके जो है चेतना को हमें क्या करना है, हिला के रख देना, जिससे वो हमें वो आज़ादी देने के लिए जो है हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी ने सोचा, अगर हम सत्याग्रह का सहारा लेते हैं, अहिंसा का सहारा लेते हैं, तो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकते हैं, एकता के सूत्र में हम इसको बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको समझना है। आगे लिखा है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो याद रखना, वहां पे चंपारण में क्या हुआ था, तो वहां नील को लेकर के जो प्रॉब्लम थी, इसीलिए गांधी जी वहां गए। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह चलाया, आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वह चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा चुके थे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उससे पहले गांधी ने 3 सत्याग्रह शुरू किया था। कौन कौन सा? पहला 1917 में चंपारण में, दूसरा 1917 में खेड़ा में और 1918 में जो है मजदूरों के जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में गांधी हिस्सा ले चुके थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ जो है एक सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। लिखा है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए जो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। ठीक है, तो सत्याग्रह की जो परिभाषा दी गई है, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ गांधी ने दिया है। क्या दिया है? सत्याग्रह जो है शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रही अपने शत्रु को जो है कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब जो सत्याग्रह का पालन करता है उसके लिए शारीरिक बल जरूरी नहीं है, वो बलवान होना जरूरी नहीं है, विचारों से मजबूत होना जरूरी है। और कहा जाता है कि जो सत्याग्रही बनता है वो शत्रु को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता है, शत्रु का कभी विनाश नहीं सोचता है, बल्कि शत्रु को विचारों से हराने का प्रयास करता है। मतलब वहां पे अगर हम सत्याग्रह का उपयोग कर रहे हैं तो हम हिंसा के बारे में नहीं सोच सकते हैं, अहिंसा के द्वारा हम काम करेंगे। इसीलिए इस लाइन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, मतलब एक मनोबल है, आत्मबल है, विचार है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म होता है। तो सत्याग्रह में अहिंसा सबसे ऊपर होता है, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे, वह सब हथियारों से लैस हो सकते थे, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते थे, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। ठीक है, तो गांधी ने ये शब्द कहा था कि हम ब्रिटेन और यूरोप से मुकाबला हथियार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से तो कर सकते हैं, और उसी को करके उन्होंने गांधी ने जो है ये काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है रॉलेट एक्ट। ये हमारे इतिहास का सबसे
टर्निंग पॉइंट होता है। ये रोलट एक्ट जो आया था 1919 में आया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि रोलट एक्ट क्यों लाया गया था तो बताना होगा भारत में क्रांतिकारी जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। ठीक है, तो ये रोलट एक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसको लेकर हमारे देश में कई आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलनों के बारे में भी हमें अच्छे से जानने की जरूरत है। तो लिखा है, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो गांधी ने जब रोलट एक्ट पास हुआ 1919 में, सिडनी रोलट की अध्यक्षता में यह कानून पास किया गया था। इसमें जो है, याद रखना, मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ, क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में रोकने के लिए। तो जब यह कानून आया, रोलट एक्ट आया, तो गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, एक मतलब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। मतलब जब ये कानून आ रहा था तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी इस कानून को जल्दी से पास कर दिया गया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों में को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसीलिए इसको जो है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। वह इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। ठीक है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, मतलब जो मजदूर थे वो हड़ताल कर गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन जो है उभार से चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि जो है ये लोग जो है हिंसा का सहारा लेंगे और हमारे जो है अवसंरचनाओं को नष्ट कर देंगे, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका टेलीग्राफ हो। उनको ये डर था। आगे लिखा है, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली पर प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसे हम जलियांवाला बाग कहते हैं। इसके जलियांवाला हत्याकांड। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हड़ताल करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने काम संभाल ली। ठीक है, तो जनरल डायर जो है उस समय अमृतसर में थे, उन्होंने इसको काम संभाला और यहाँ आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रतिरोध शुरू कर दिया। आगे लिखा है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। लेकिन जलियांवाला बाग मैदान में जमा होने के कारण ये भी था कि वहाँ के पंजाब के 2 नेता थे, एक डॉक्टर किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था रोलट एक्ट के तहत। उन्हीं के विरोध में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और दूसरा वहाँ पे बैसाखी मेला लगा था, तो उसी कारण वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए उस कानून का। ठीक है, काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। वही जो मैंने आपको बताया, यह मैदान चारों तरफ से बंद था। मतलब चारों तरफ से बंद था ये पूरा मैदान, केवल एक तरफ से आने जाने का मार्ग था। ठीक है, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मार्शल लॉ मतलब वहां पर धारा 144 लागू की गई थी कि कोई भी वहां इकट्ठा नहीं हो सकता था और यहाँ जो लोग इकट्ठा थे उनको ये बात पता ही नहीं थी। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने जो है बताया कि वह सत्याग्रहियों के जलन में दहशत और जो है विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। उसने इस बात को आगे बताया था। लिखा है, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस जो है से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निम्रता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित
और आतंकित करने चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। इसका एक आप यह दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो सिपाही खड़े हैं और एक व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि आपको जो है घिसट के चलना है, रगड़ रगड़ के चलना है रोड पर। और देखो ये किसके आदेश पर, तो जनरल डायर के आदेश पर ये काम किया गया था। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। मतलब इतना जुल्म जो है भारतीयों पर किया जा रहा था। ठीक है, आगे लिखा है जो है लोगों को कोड़े मारे गए और गांव जो है गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो जब देखा रोलट एक्ट में लोग जो है हिंसा कर रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, इसलिए गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। याद रखना, जब तक हिंदू मुसलमानों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक अंग्रेजों को हरा पाना आसान काम नहीं है। ये गांधी जी जानते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वह दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्कों की हार हो चुकी थी, तुर्की की, और इस आशय की अफवाहें फैल हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किसके समर्थन में? खलीफा के। मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखना खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता यही थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें हम अली बंधु के नाम से इतिहास में जानते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन जो है कार्यवाही की संभावना को तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया। ये कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, ये विशेष अधिवेशन हुआ था और लाला लाजपत राय इसके पहले मतलब इसके अध्यक्ष थे। आगे लिखा है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए था। तो गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ ही कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन। और असहयोग का मतलब होता है कि अभी तक अंग्रेजों के साथ जो हम सहयोग कर रहे थे, अब हम सहयोग नहीं करेंगे, अब हम असहयोग करेंगे और हर क्षेत्र में हम उनके साथ सहयोग करने की भावना अब नहीं रखेंगे। तो लिखा है असहयोग ही क्यों? तो असहयोग ही क्यों मतलब शांतिपूर्वक हम सहयोग नहीं करेंगे, यही उसका मेन मोटो था। लिखा है, अपनी पुस्तक जो है गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब भारतीय अगर सहयोग नहीं करते तो उनके शासन व्यवस्था नहीं चलती। तो गांधी ने कहा कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए असहयोग करने का निर्णय लिया गया। अब हमें सहयोग नहीं करना है, अब हमें असहयोग करना है, ये नारा गांधी ने दे दिया। यहाँ पे आगे लिखा है, असहयोग का विचार जो विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। ठीक है, गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो है पदवियां लौटा देनी चाहिए। तो गांधी ने यह कहा कि सब लोग जो पदवी दी गई है मतलब जो उपाधियां दी गई हैं, सब लोग अपनी उपाधि वापस कर देंगे। तो जो अभी तक हम सहयोग कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? असहयोग करेंगे और सबसे पहले हम पदवी वापस कर देंगे। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय ही अपनी सारी उपाधियां लौटा दी थी और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो गांधी ने उन क्षेत्रों को चुन लिया जहां पर अब सहयोग करने की जरूरत नहीं है, अर्थात वहां हम असहयोग करेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र था? पहला तो उपाधि लौटा देना है, दूसरा सरकारी नौकरी छोड़ देना है, सेना में भारतीय भर्ती नहीं होंगे, पुलिस में भारतीय भर्ती नहीं होंगे, अंग्रेजों की अदालत में भारतीय नहीं जाएंगे, विधायी परिषदों जो लोग हैं वो त्यागपत्र दे देंगे,
जो सरकारी स्कूल हैं उनको सब लोग छोड़ देंगे और विदेशी वस्तुओं का सब बहिष्कार करेंगे। अब विदेशी वस्तु कोई नहीं पहनेगा। तो इन सब क्षेत्रों में अब क्या किया जाएगा, असहयोग किया जाएगा, अभी तक जहां हम सहयोग करते आ रहे हैं। आगे लिखा है, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, गांधी को यह डर था, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। तो याद रखना, इनमें हिंदू मुसलमानों की एकता बहुत जरूरी थी, इसलिए ऐसा किया गया। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव का पर जो है सशंकित थे, मतलब उनको ये डर था कि ऐसा ना कुछ करो जिससे अंग्रेज हमसे नाराज हो जाए। ठीक है, वह मतलब कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग चाहते थे कि असहयोग आंदोलन ना शुरू किया जाए। वह नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। बहुत सारे लोग वो नहीं चाहते थे कि हम गांधी का सहयोग करें। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन की स्वीकृति को मुहर लगा दी गई। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन को पास कब किया गया, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसके अध्यक्ष थे बी राघवाचारी। आगे लिखा है, जो है आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग आंदोलन के विचार को किस तरह से समझा। तो याद रखना, इसमें कैसे आंदोलन आगे बढ़ा, कौन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और किस वर्ग के लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, इसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। यहाँ शब्द आया बहिष्कार। ये क्या होता है, किसी के साथ जो है संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद या इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक स्वरूप होता है। तो इस जो है बहिष्कार का यही मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक जो है आप देख सकते हैं चित्र दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए चित्र में क्या लिखा हुआ है कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922 में। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। तो विदेशी कपड़ों को लोग देखो यहाँ पे जला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ एक बड़ा सा चरखा लेकर के चलाया जा रहा है कि हम अपने देश में कपड़ा बनाएंगे और लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि उस समय की फोटो है। आप वहाँ के लोगों को देखिए कैसे जो है लोग अलग अलग धर्मों के, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सब मिल करके आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लिखा है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। जब आंदोलन शुरू किया गांधी ने तो उसके भीतर भी अलग अलग धाराओं के लोग थे। लिखा है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जो है आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, तो लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। मतलब सबके अंदर डर था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा आंदोलन हुआ ही नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ हो। तो लोग डरते थे कि अगर आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि जो है हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाए। आगे लिखा है शहरों में आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हमारे यहाँ जो याद रखना, जो मध्यम वर्ग शहरों में, उसी ने सबसे पहले आंदोलन करना शुरू किया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। अब असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वह अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान 21 में किस पार्टी ने जो है चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, तो वो जस्टिस पार्टी ने। ठीक है, आगे लिखा है आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा जो है नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को जो है पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो आधा रह गया, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने
या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित हुए कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, जो भारतीय कपड़ा मिलों और हस्त कार्गो द्वारा उत्पादन किया गया था, उसको बढ़ावा दिया गया था। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बहुत अच्छा था। यह एक शब्द क्या है, पैकेटिंग क्या होता है, तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, तो यह काम किया गया। आगे कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। तो जो हमारे यहाँ खादी कपड़ा होता था वो महंगा होता था, इसलिए लोग धीरे धीरे फिर विदेशी कपड़ा पहनने लगे और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे, अतः वो भी विदेशी कपड़ों को भागने लगे। वह मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश जो है संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि वैश्विक जो है ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके। जैसे एक स्कूल की बात करें, अगर हम विदेशी स्कूल, अंग्रेजों के स्कूल को त्याग कर रहे हैं तो हमारे देश में स्कूल बनना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की जो है स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों को में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो कहीं न कहीं यह आंदोलन कमजोर पड़ लगा, क्योंकि कोई वैकल्पिक संस्था हम लोगों ने बनाया ही नहीं जिससे लोग दोबारा अपने अपने उस इलाके में जाने लगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। हम लोग शहरी देखे थे, अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। तो जो पूरे देश में किसान और आदिवासी जनजातीय आंदोलन हो रहे थे, वो भी सब असहयोग आंदोलन के हिस्सा बनते चले गए। ठीक है, आगे लिखा है अवध में सन्यासी बाबा जो है रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो अवध कहाँ है, तो ये लखनऊ के अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है ये अवध कहलाता है। तो अवध में सन्यासी एक जो थे बाबा रामचंद थे और इनके नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर बाबा रामचंद, इससे पहले फिजी कहाँ है ये आपका याद रखना, जब मैप देख सकते हैं फिजी जो है ये प्रशांत महासागर का एक देश है। तो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। तो बाबा रामचंद जो है ये फिजी में मजदूरी का काम कर चुके थे और गिरमिटिया एक पद्धति थी अंग्रेजों की जो भारतीय मजदूरों को ले जाकर के विदेशों में काम करवाते थे। तो फिजी जो है ये प्रशांत महासागर में है, यहाँ के गन्ने की खेती अंग्रेज करवाते थे और भारतीय मजदूरों को पकड़ के ले जाते थे। तो बाबा रामचंद जो है ये अवध में जिन्होंने ये किसान आंदोलन चलाया था, उनको भी जो है फिजी में जो है काम करने के लिए भेजा गया था। तो गिरमिटिया पद्धति के तहत ही मजदूरों से काम कराया जाता था। और फिजी के अलावा और कहाँ पे, तो मॉरिशस में, इसे बिहार के लोगों को मॉरिशस ले गए थे, इसलिए आज देखा होगा कि बिहार में वहाँ की भोजपुरी राष्ट्रीय भाषा है मॉरिशस में। ठीक है, इसके अलावा त्रिनाद एंड टोबैको हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया पद्धति के तहत ले जाया गया था। आगे लिखा है उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के जो है कर वसूल करते थे। तो बाबा जो राम चंद थे, इन्होंने जो है तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है कि बिना श्रम, बिना मजदूरी दे जब काम कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यह सब मांग किसकी थी, तो किसानों की थी। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आंदोलन किया। जो हमारे यहाँ जमींदार होते थे उनके यहाँ नाई और धोबी काम करते थे बेगारी में। ठीक है, तो वो ये निर्णय लिया गया कि नाई धोबी जो है अब उनके यहाँ काम नहीं करेंगे, जो उनके यहाँ काम करते थे वो भी मुफ्त में। आगे है जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी जो है व्यथा समझने का प्रयास किया। ये नेहरू जी ने किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा राम
चंद और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। तो पूछा जाएगा कि अवध किसान सभा गठन किसके नेतृत्व में हुआ है, तो उसमें 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें एक है आपका जवाहरलाल नेहरू, एक बाबा रामचंद और एक जो है याद रखना मदन मोहन मालवीय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। महीने भर से इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो जो अवध किसान थे वो भी किस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए, किस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। आगे लिखा है, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारी के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी के ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो कई लोग जब व्यापारियों को लूट रहे थे तो गांधी जी का लोग जो है उदाहरण देते थे कि गांधी जी ने ऐसा नहीं करने को कहा है तो आप लोग ऐसा ना करें। आगे लिखा है, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और भी मतलब निकाला। किसने? आदिवासियों ने। किसका? स्वदेश और स्वराज का। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के जो है गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि हिंसा हो रही थी, ठीक है, और जो है अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी जो है अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीज मतलब इकट्ठा कर सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीनते जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी, क्योंकि सड़क निर्माण के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि इनको बिना मजदूरी दे बेगार करा लिया जाए। उनका नेतृत्व करने वाले जो है अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारे विशेष शक्तियां हैं, मतलब वो जनजाति थे तो उनको लगता था कि हमारे पास विशेष शक्तियां हैं और वही चीज जो है जनता के बीच में उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। उनको ईश्वर का अवतार भी मान लिया गया था। लिखा है आगे, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। ऐसी मान्यता थी लोगों के बीच में, आदिवासियों के बीच में। आगे लिखा है, राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे है, मतलब इन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी का साथ भी दिया। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। तो ये जो है उनका विश्वास था, लेकिन गांधी का विश्वास उससे थोड़ा सा अलग था। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के समय भी इनका भी काफी योगदान था, तो हमें इनको याद रखना है। किसको तो याद रखना? सीताराम राजू को। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें छूट गई थी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आएगा, लिखा है बेगार किसे कहते हैं। तो बेगार याद रखना, बिना किसी परिश्रमिक के काम करना तो करवाना उसे बेगार कहते हैं, बिना मजदूरी के। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया। उन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक जो है एग्रीमेंट, अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हें जो है इंडेंटर्ड लेबर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे है जो है 1928 में जो है घटना क्या होती है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसे हम बारदौली सत्याग्रह कहते हैं, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का
जो है प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई थी। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली चलाया गया था और इसी बारदौली में जो है बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, यहाँ एक घटना और लिखा है, यह है आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली की घटना है। लिखा है 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों को पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में जो है उन्हें बताया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी मजदूर, मतलब ये कहा उन्होंने ये भाषण दिया था। तो याद रखना ये घटना कहाँ घटी थी, रायबरेली में। ये भी याद रखना, ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है जो है बगानों में स्वराज। जो बगान है उन बगानों में स्वराज क्या था, तो लिखा है महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। तो मजदूर लोग बगानों में काम करते थे, चाहे वो चाय के बगान हो, कॉफी के बगान हो, रबड़ के बगान हो, तो उनकी भी अपनी अलग सोच थी। क्या सोच थी? तो असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वो इन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं, उनमें से उनको बंद करके रखा जाता था। ठीक है, तो जो है यही चाहते थे कि हमें जो है हमको यहाँ से आज़ाद किया जाए। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वह अपने गाँव से संपर्क रख सक पाएंगे। 1859 के जो है इनलैंड एमिग्रेशन जो है एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर करने की छूट नहीं थी और यह इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। मतलब बगान के किसान मजदूर थे, उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन का साथ दिया अपने तरीके से। उनको लगता था कि अब मतलब जब गांधी राज आ रहा है तो इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और जो है स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। उनके लिए ये एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुकार भरी तो वह एक अखिल भारतीय आंदोलन में भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। मतलब असहयोग आंदोलन में हर वर्ग ने गांधी का साथ दिया, लेकिन सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग था। जब वह गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। मतलब उसका दायरा काफी बड़ा हो गया था। आगे लिखा है जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये आपको याद रखना, जो असहयोग आंदोलन था वो किस कारण से समाप्त हुआ था, तो चोरी चोरा की घटना के कारण। तो याद रखना चोरी चोरा की जो घटना हुई थी याद रखना गोरखपुर में हुई थी। तो गोरखपुर इसी चोरी चोरा में बाजार में गुजर रहे शांतिपुर जुलूस के पुलिस से हिंसक टकराव हुआ था, जिस कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना इसी कारण अब यहाँ देखो एक दृश्य दिखाया गया है कि कैसे लोगों को देखो यहाँ मारा गया है और सब जो है बॉडी कैसे यहाँ पर सबकी पड़ी हुई है। तो ये दृश्य उस समय गोरखपुर का था। आप देख सकते हैं उस समय का दृश्य, सबके यहाँ बैलगाड़ियां होती थी और जो है लोग इसी के माध्यम से काम करते थे। सबके घर कैसे थे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चे मकान होते थे। ठीक है, तो उस समय का ये दृश्य है जो दिखाया गया है चोरी चोरा की घटना को लेकर के। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें यहाँ समझना होगा। ठीक है, कि ये जो असहयोग आंदोलन था ये जो है चोरी चोरा घटना के कारण ही जो पुलिस में लोगों को मारा था, जिंदा जला दिया गया था, इसीलिए जो है ये हिंसा फैल गई और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सविनय अवज्ञा की ओर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ डिटेल में। तो सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। मतलब विनय पूर्वक हम कानून का उल्लंघन करेंगे, इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। तो गांधी का अगला आंदोलन सबसे बड़ा यही था। तो लिखा है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन
हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो कांग्रेस के लोग भी चाहते थे कि जो है हम उसमें चुनाव में शामिल हों। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और ये दो लोग जो है वहां के चुनाव लड़े थे। ने परिषद में राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था 1923 में। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो ये लोग सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की लगातार मांग करते थे, जबकि स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। उनको लगता था कि हमें चुनाव में शामिल होना चाहिए और जो है उसमें भाग लेकर के काम करना चाहिए। तो इनको हम परिवर्तनवादी कहते हैं और जिन लोगों ने परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया उन्हें हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1930 में। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके काफी उथल पुथल से गुजर रहे थे। जिस समय ये घटनाएं होने जा रही थी, मतलब उसी समय आर्थिक मंदी आई, जिससे जो है उस समय की समस्या ज्यादा खराब हो गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले जो आर्थिक मंदी आई और गांव के लोग गरीब होते चले गए और गांव में काफी जो है महंगे सामान बिकने लगे, ये भी एक बड़ा कारण बन गया। आगे लिखा है, इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। तो साइमन कमीशन हमारे यहाँ क्यों आया? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसीलिए इसको हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना, अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया भारतीयों ने, क्योंकि इसमें एक भी अंग्रेज मतलब भारतीय नहीं थे, सारे अंग्रेज थे, इसीलिए विरोध हुआ कि जब भारत का इसमें कोई रहेगा ही नहीं तो हम इसको जो है नहीं मानेंगे। तो लिखा है, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से लगाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन, तो याद रखना उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया कि भारत को हम क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट दे देंगे अगर वो लोग साइमन कमीशन का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने इस बारे में कोई समय भी नहीं बताया कि हम कब देंगे। ठीक है, आगे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी और जो है मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर की संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। मतलब कुछ लोग चाहते थे कि हमें जो दे दिया जाए और हम जो है आंदोलन छोड़ देंगे, लेकिन नेहरू और गांधी और इनके नेतृत्व में जो सुभाष चंद्र बोस थे, लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, हम आंदोलन करेंगे। लिखा है, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग कब रखा था? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा पूछा जाएगा कब दिया, तो आपको ये पूरा घटना याद रखनी पड़ेगी। आगे लिखा है, और यह भी कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस
मूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को और कोई रास्ता ढूंढना था। तो महात्मा गांधी ने जो है इसके लिए और भी रास्ता ढूंढना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर कुछ लिखा है, देख लेते हैं इसको। लिखा है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले जो है गहरे जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी समय जो है उनको लाठियों से मारा गया था और सैंडर्स ने उनको अमृतसर में, वहां लाहौर में इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि कांग्रेस जो है इलाहाबाद में बैठक हुई थी 1931 में। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में जो है कौन कौन दिख रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और अन्य कई लोग हैं इसमें शामिल हैं, जो मिल करके जो है विचार रख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है जो है स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 को जब ली गई थी, तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को मनाया गया था 1930 में। तो शपथ क्या ली गई थी? तो लिखा गया है, हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी एक जो है अरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार के बदलने या उसे जो है समूल समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो लोकतंत्र की ओर इशारा कर रहा है। भारत में जो है ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये उस समय शपथ लिया गया था, स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था। अब हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया था कहां से कहां तक? तो साबरमती से लेकर के अहमदाबाद में और वहां से दांडी तक इन्होंने 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च चला। टोटल 24 दिन की यात्रा की थी 78 लोगों के साथ में। और याद रखना, जब ये दांडी मार्च शुरू किया था गांधी ने, तो उससे पहले 11 सूत्री मांग इरविन के सामने पेश भी किया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा भी है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। लिखा है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि नमक का संबंध भारत के हर लोगों से था। 31 और नमक पर कर लिया जाता था, इसीलिए गांधी ने नमक को चुना। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। तो याद रखना, जो एक खत लिखा है, इस खत में उन्होंने 11 मांगों को रखा था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 11 मांगों को जो गांधी ने रखा था अपने किस समाचार पत्र में रखा था, तो हरिजन में दिया था। तो हरिजन में उन्होंने ये बात रखी थी। लिखा है, इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि उन्हें सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जो है इजारेदारी को समाप्त महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। तो जो नमक पे कर लिया जाता था, तो गांधी ने इसी को जो है हथियार का अपना एक रास्ता बना लिया। अब गांधी का जो अल्टीमेटम था, वो अल्टीमेटम पूरा हो गया और 11 सूत्री मांग नहीं मानी गई। तब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, लिखा है, महात्मा गांधी का यह पत्र एक जो है अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त जो है वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो आप ये मैप देख सकते हैं कि नमक यात्रा का गांधी का ये मैप दिया गया है। 12 मार्च को गांधी चलना शुरू किए थे और 6 अप्रैल को 1930 को गांधी दांडी पहुंच गए थे। तो किस किस मार्ग से गांधी गए थे, पूरा यहाँ पर एक पूरा मैप भी बना दिया गया है, किन किन क्षेत्रों से होते हुए गांधी गए थे। तो अगर भविष्य में कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है जो है, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय हिस्से में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। मतलब टोटल 24 दिन का इन्होंने सफर पूरा किया था।
गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। अवज्ञा मतलब यह हो गया कि कानून का उल्लंघन करें लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हिंसा ना करें। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, ठीक है, क्योंकि कानून का उल्लंघन यह था कि हम कर नहीं देंगे और हम जो है अब नमक स्वयं बनाएंगे, हम किसी तरह का कर देना नहीं चाहेंगे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था, तो दोनों में काफी असमानता थी। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। मतलब इस बार कानून को भी नहीं मानना है, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक डांडी मार्च का एक दृश्य दिखाया गया। अपने 78 लोगों के साथ गांधी जब जा रहे थे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग इसमें गांधी के साथ चल रहे थे, ठीक है। ये भी याद रखना, गांधी ने जब साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया था तो गांधी ने कसम खाई थी कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम दोबारा साबरमती आश्रम नहीं जाएंगे, और गांधी गए भी नहीं। देश आजाद होने के बाद ही साबरमती आश्रम गए थे। आगे लिखा है, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की जो है पैकेटिंग होने लगी, मतलब उसकी धरना देने लगे। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देते रहे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वह लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे, ठीक है। आगे लिखा है, इन घटनाओं से चिंतित उपनिवेशिक सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशक्त बख्तर गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर, कहाँ पर है ये आपका है महाराष्ट्र में, औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने जो है निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए इस आंदोलन के समय। आगे लिखा है, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर लिया। मतलब क्यों किया उन्होंने गांधी ने, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। तो गोलमेज सम्मेलन में इरविन ने कहा गांधी से कि आप आंदोलन को समाप्त कर दो और चले जाओ गोलमेज सम्मेलन में और अपनी मांगे वहां रखो। तो महात्मा गांधी ने जो है 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ जो समझौता किया उसे दिल्ली समझौता कहते हैं, और इसी समझौते के तहत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यह बात याद रखना, ठीक है। और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। याद रखना, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ एक मैप देख सकते हैं, यहाँ चित्र बना हुआ है, सत्याग्रहों पर हमला करती पुलिस, ठीक है। आप देख सकते हैं सत्याग्रही हैं और उन पर हमला कर रही है पुलिस। तो ये भी एक चित्र अपने आप में उस समय का है, ठीक है। अब आगे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का कोई नहीं गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी केवल कांग्रेस की ओर से गए थे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर कोई कांग्रेस की ओर से नहीं गया था। तो लिखा है, गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यहाँ वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ा। क्यों कि जो है वहां अंबेडकर जी ने दलितों को अलग जो है एक धर्म के रूप में मांग किया था, जिसको गांधी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने आंदोलन से वापस हो गए। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन करना शुरू कर दिया। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे।
भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उनकी गति भी क्या हो गई, मंद पड़ गई। तो गांधी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, जो 1934 तक आते आते क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा है क्रांतिकारी की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन ने भेद के रूप में ले आई। वो एक जो है ये घटना है किसकी, तो ये सुबह भगत सिंह की, बाटुकेश्वर दत्त की है। इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता है। उसमें याद रखना भगत सिंह भी थे, वो नहीं चाहते थे कि अहिंसा के बल पे काम हो, हिंसा के द्वारा ही अंग्रेज हमारे यहाँ से भागेंगे। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और जो है अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। याद रखना, बम किसने फेंका था, भगत सिंह ने, और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था दिल्ली में, और उन्हें जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। उसी साल जो उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे। आगे लिखा है, क्रांति जो है मानव जाति का जन्म जात अधिकार है। ये किसने कहा, भगत सिंह ने कहा था, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग की समाज का वास्तविक पोषक है। जनता ही सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। ये समाजवाद के उनका झुकाव भी था। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन जो है नैवेद्य के रूप में लाए हैं, मतलब जवानी को हम भारत माता के रूप में चढ़ा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा था, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है जो है गोलमेज सम्मेलन के बारे में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब हम लोगों की बात करेंगे। तो लिखा है, आइए देखें कि सिविल नाफरमानी का मतलब यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि जो कानून है उसको जो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, मतलब इस आंदोलन में कौन कौन वर्ग के लोग शामिल थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज का क्या मायने थे। अब आम लोगों की बात हो रही है, आम लोगों की क्या सोच थी। लिखा है, गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और जो है गिरती कीमतों में वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। इसका मतलब है कि किसानों का सहयोग कहाँ मिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे लिखा है, उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ी गई, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। मतलब यह हुआ कि यह आंदोलन कर रहे थे, लगान कम हो जाएगा, लेकिन गांधी ने जब आंदोलन को वापस ले लिया बिना लगान में कटौती के, तो उनको बड़ी निराशा हुई कि हमारा जो ये संघर्ष था वो व्यर्थ चला गया। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जैसे पहली बार हुआ है वैसे इस बार भी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पाटेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वह चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। मतलब जो जमींदारों के यहाँ खेती करते थे किराए पर,
वो भी मांग करने के इच्छुक थे, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं उनकी बड़ी मांगे नहीं होती है, उनकी छोटी मांगे होती है, वो वही चाहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई जो है रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों के समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी, मतलब वो ज्यादा नहीं चाहते थे कि इसमें हम हिस्सा लें। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो जो गरीब किसान थे उन्होंने सहयोग तो किया, लेकिन उन्होंने जो है अंग्रेज किसान वो कांग्रेस के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये धोखा देने वाली चीज है। आगे लिखा है, व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी। व्यवसायी वर्ग की बात कर लें। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। ठीक है, याद रखना, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो हमारे देश के व्यापारियों को काफी लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से सामान आ नहीं रहे थे, तो भारतीयों द्वारा सामान बनाया जा रहा था, तो भारतीय व्यापारियों को काफी लाभ हुआ था और वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। मतलब जो व्यापारी वर्ग थे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करना नहीं चाहते थे। आगे लिखा है, वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। तो जो वहां की मुद्रा थी और यहाँ की मुद्रा का जो विनिमय था उसमें ये बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। और व्यावसायिक हितों की संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस जो है और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ जो है का गठन किया था व्यापारियों द्वारा। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी डी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। मतलब कुछ लोग इसमें विरोध भी किए और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। तो असहयोग आंदोलन का इन लोगों ने क्या किया? समर्थन कर दिया। इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, मतलब कि कांग्रेस के लोगों को पैसा भी दिया और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहिष्कार किया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज्य को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर उपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फलता फूलता रहेगा। मतलब ये चाहते तो थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज पूरी तरह से यहां से चले जाएं। गोल में सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, वह लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस की युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे, क्योंकि पूंजीवादी विचार को मानते थे व्यापारी। और कांग्रेस में चाहे आपका नेहरू हो और चाहे आपका जो है सुभाष चंद्र बोस है, समाजवाद की झुकाव था और समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, इसलिए उनको जो है डर लगा रहता था। इसीलिए इन लोगों ने फूक फूक करके हाथ मतलब कदम बढ़ाया और ज्यादा समर्थन नहीं किया। आगे औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। तो जो औद्योगिक श्रमिक थे उनका भी असहयोग आंदोलन में ज्यादा योगदान नहीं था। क्यों? जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे, क्योंकि उद्योगपतियों और मजदूरों में हमेशा संघर्ष रहता है। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जोड़ दिया। 1930 के रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़तालें हुई। रेलवे कामगार तो आपको पता होगा, गोदी मतलब होता बंदरगाह के जो काम करने वाले थे वो लोगों ने। 1930 में छोटा नागपुर के टीन कारखानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। मतलब ये कांग्रेस का समर्थन उस समय नहीं मिल रहा था मजदूरों को। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। तो उद्योगपति अगर कांग्रेस से दूर हो जाएंगे तो पैसा कौन देगा, जिससे वो अपना अधिवेशन चलाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किसने हिस्सा लिया तो महिलाओं ने हिस्सा लिया, यह बात याद रखना। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। ठीक है,
यहाँ देख सकते हैं, महिलाओं को देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं अपने बच्चों के साथ और सब जो है एक झुंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, यहाँ दिया भी है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतों की शामिल होती, उसमें अपने बच्चों के साथ जो है, और सबसे कम उम्र की महिलाएं भी उसमें देख सकते हैं, सब लड़कियां भी जो है उसमें हिस्सा ले रही थी। तो महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। तो महिलाओं का क्या काम था यहाँ पे, तो लिखा है विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पैकेटिंग की, मतलब ये विदेशी दुकानों और शराब की दुकानों पर महिलाएं धरना दे रही थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। जो है शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा का करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इन जो है इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। मतलब आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन कोई बदलाव आने वाला भी उनके जीवन में नहीं था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचा रही थी, और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक स्थिति में ही दिलचस्पी थी। वो चाहती थी केवल महिलाएं आके शामिल हों, भीड़ बढ़ाएं, लेकिन उनको कोई ऊंचा पद ना दे। ठीक है, अब आते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी। सभी सामाजिक समूह स्वराज की आमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था, जो अछूत हमारे यहाँ दलितों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की यहाँ बहुत सारी कमियां भी थी, उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ अछूतों दलितों पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो गांधी ने छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। ठीक है, तो अछूतों को हरिजन शब्द कौन दिया था? गांधी ने दिया था। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता का पाप को छोड़ दें, मतलब छुआछूत को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात जो है कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। इसमें सबसे बड़े नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, आगे है, उनका मानना था कि उनकी सामाजिक जो है अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, मतलब उन्होंने भी ज्यादा सहयोग नहीं किया। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात आम तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। तो दलितों का भी ज्यादा योगदान असहयोग आंदोलन में नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस से दूर अपने आप को मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया, मतलब उन्होंने एक ग्रुप बनाया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोल में सम्मिलित महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ, मैंने आपको बताया भी था। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली थी, तो गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो गांधी ने इसका विरोध किया था कि जब गोल में सम्मेलन में दलितों को अलग जो है अधिकार दिया गया। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण सीटें दे दी गई। ठीक है, तो आरक्षण पहली बार यहीं पे दिया गया। कहां पर? प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता था। ठीक है, मतलब दलितों को बहुत ज्यादा विश्वास कांग्रेस पर नहीं था। आगे है, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी
सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। तो हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम संगठन भी थे, वो भी जो है असहयोग आंदोलन से दूर ही रहे। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन से के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक जो हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदायों उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच जो है फासला बढ़ता चला गया। यहीं से हिंदू मुसलमानों में और शत्रुता बढ़ गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद हावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को सवाल पर था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने को तैयार है। अब जिन्ना की ये मांग को कांग्रेस मानने से इनकार कर दिया। इसलिए जिन्ना भी जो है धीरे धीरे कांग्रेस के क्या हो गए, विरोधी हो गए। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस जो है मुबाहिसा चल रही थी, जहां 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के जो है M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए गए प्रयासों की खुलेआम निंदा की, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विभाजन और हो गया और दोनों में और ज्यादा शत्रुता आ गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की स्थिति और जो है पहचान खो जाएगी। तो मुसलमानों को यह डर था, इसीलिए मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके बहुत ज्यादा असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, यहाँ कुछ तिथियां दी गई हैं, उन तिथियों को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कुछ तिथियां कौन कौन सी हैं। तो 1918-19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया था। ठीक है, फिर अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, रोल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनवरी 1921 में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई और आंदोलन वापस ले लिया गया असहयोग। मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई। 2 वर्षों से चला आ रहा यह हथियारबंद आदिवासी आंदोलन संघर्ष समाप्त हो गया। 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। 1930 में अंबेडकर जो है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। मार्च 1931 में गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया। ये कुछ डेट बहुत महत्वपूर्ण थी, इनको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामूहिक अपनेपन का भाव, ये क्या था। तो लिखा है आगे, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग है। जब वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढने लगते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप से कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, ये आगे बढ़ते हैं। तो सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं और लोकगीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो राष्ट्रवाद को साकार करने में सबका योगदान है। लिखा है यहाँ पे लिखा है बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने जो है एकता के प्रतीक रूप में मंदिरों और उस सब का जो है
क्या कहते हैं, एक चित्र बनाया था जिसमें उन्होंने सबको दिखाने का प्रयास किया था कि हमें एकता लाने के लिए हमें सब चीजों को एक साथ लाना पड़ेगा। आगे लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, ठीक है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1970 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उन्हें अपनी उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, ठीक है। इस पेंटिंग में जो है भारत माता को एक सन्यासियों के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चित्र यहाँ दिखाया गया है भारत माता का, ठीक है। आगे यहाँ है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे कि जो है आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा, विभिन्न कलाकार इस तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप से ग्रहण करती रहती थी, मतलब करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था के प्रतीक माना जाने लगा। तो राष्ट्रवादियों ने जो है भारत माता को एक माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। लोक गीतों, याद रखना, जो भाट और चार होते हैं, जो घूम घूम के लोग गाना गाते हैं गांव में, उनको कहते हैं। गीतों और जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उन परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपनी अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लगे थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में जो है नटेशा शास्त्री ने द फोक लोर्स ऑफ साधर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और लोगों को असली विचारों और विशिष्टताओं से अपनी विश्वसनीयता अभिव्यक्त होती है। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया कि जनता में राष्ट्रवाद बढ़े और भारत के प्रति प्रेम की भावना बढ़े और भारत माता को लोग एक जो है माता के रूप में पूजें और उसको जो है आजाद कराने के लिए इकट्ठा हों। आगे लिखा है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने लगे और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए जो है इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतीकात्मक तक करता हुआ अर्धचांद दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था, जिसके माध्यम में गांधी जी की प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। अब इस झंडे को यहाँ देख सकते हैं, ये चीज में चरखा बना हुआ था। आगे लिखा है, जुलूसों में यह जो है झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। आगे लिखा है, इतिहास की पुनर्व्याख्या और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। ये भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक तरीका था। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। यह अंग्रेजों की सोच थी उस समय। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तु शिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला
और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया है। ठीक है, आगे इन राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया। मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए इतिहास का भी सहारा लिया गया। आगे लिखा है, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों को अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। ठीक है, और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वह हिंदू प्रतीत थे। इसीलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस होने लगे, क्योंकि हिंदुओं के चिन्हों का यूज होने लगा, इसलिए लोग वहां से गांधी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते थे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, लिख रहा है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। मतलब जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इस आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूहों और वर्ग अलग अलग जो है आकांक्षाओं और उपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थीं। इसीलिए उपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। मतलब कांग्रेस का मतलब कुछ और था, तो अन्य समूह का मतलब कुछ और था देश के आज़ादी के लिए। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया और एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक जो है टकराव के चरण आ जाते थे। मतलब इतना लोगों को इकट्ठा करने में कभी कभी जो है ऐसा हो जाता था। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह जो है उपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी आवाजों का पुंज था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा बंबई की औरतों का एक जुलूस निकाल रहा है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा है कि कृष्ण मिशन की असफलता और भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जो है प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ो पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्कालीन हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई थी। आगे है, 8 अगस्त 1942 को बंबई की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, भारतीय मतलब राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण बिहार से, अरुणा आसफ अली महाराष्ट्र से, राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश से, बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से जो है कौन कौन शामिल था, तो बंगाल से जो है मातंगिनी जो है हाजरा, असम से कनकलता बरूजवा, उड़ीसा की रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। ठीक है, तो हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 आंदोलन देखा और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा है कि जो घटनाएं उस समय घटी थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।